जी नमस्कार जी सर मैम। नमस्कार। और सर ठीक है और सब आप? कैसे? बस बहुत अच्छे। मीटिंग वगैरह कैसी रही आप लोगों की? सर बहुत अच्छी रही। आज तो आपने बहुत अच्छा बोला सर, कस्टमर की हम्म। उम्मीद से अधिक हम्म। कस्टमर में ये विश्वास आ गया है कि अब जल्दी ही चीजें उसको मिलेंगी। हम्म। बिल्कुल सर। और अब ये एक चीज इसके साथ में एक चीज और भी कस्टमर को अब लग रही है कि वो हम्म। पहले जितनी समर्थ से कोर्ट में खड़ा था कि हम लोग कोर्ट हम्म। ऑर्डर दे हम लोगों के लिए, अब उससे हम्म। दोगुनी गति से कस्टमर कोर्ट में खड़ा होगा। बिल्कुल। देखिए, कस्टमर की उम्मीद और कस्टमर का भरोसा, यही दो चीज कंपनी की ताकत थी। जब कंपनी बनी थी तब भी, जब कंपनी बढ़ी थी तब भी, कंपनी ऊंचाई पे गई तब भी, और कंपनी के टूटने में भी कस्टमर की उम्मीद और कस्टमर का भरोसा टूटने का ही सबसे बड़ा हाथ था जो लोगों ने तोड़ा था। और अब वो धीरे 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 करते करते रात दिन के अंत तक मेहनत से, प्रयास से, हमारे आपके और बाकी कुछ कस्टमर ने उनसे सहयोग किया कि हाँ लोगों तक मैसेज पहुंचाया, कुछ एसोसिएट ने सहयोग किया कि लोगों तक मैसेज पहुंचाया। आज वो चीज़ बनी। आज की मीटिंग में जो मेरा भाव था वो इसी वजह से था कि मैं अब ये जब मुझे पता चल रहा है कि मैं जिनके सामने बात कर रहा हूँ वो मुझे भरोसा कर रहे हैं, जी तो फिर वो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आने लग जाता है। और आप जब कहीं पे किसी जगह कुछ किसी से बात कर रहे हो और आपको ये मोटिव हो जाए कि आपको उम्मीद की नज़र से ही नहीं बल्कि बहुत भरोसे की नज़र से देख रहे हैं और आप पे भरोसा कर रहे हैं, तब आपका एक्शन सब कुछ बदल जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज जो आज चेंज थी या जो बातें चेंज थी, उसके पीछे रीजन ये था कि मैं ये जान रहा था कि ना मेरे सामने बैठे मेरे कस्टमर पहले मुझसे भरोसा करते थे लेकिन बीच से तोड़ दिया था लोगों ने भरोसा। और आज कई फैक्ट ऐसे थे जो वो समझ चुके हैं कि एक आदमी 4 साल से चिल्ला ही क्यों, उसको क्या मिल रहा है चिल्लाने से, मैं क्या उनसे पा जा रहा हूँ, बार बार चिल्ला रहा हूँ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ये रास्ता ले लो, वो रास्ता ले लो। और दूसरी चीज, कुछ फैक्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। जैसे आपसे कोई बात करे, कस्टमर वगैरह कोई बात करे, लीगल गया हुआ बंदा, तो उसको एक ही बात बोलिए कि अपने वकील से बोलो चार्जशीट की कॉपी निकाल के तुम्हें दे दे। जो चार्ज लगाए गए उनमें कितने चार्ज कंपनी के ऊपर साबित हुए, वो कॉपी निकाल के दे। और जब वो निकालेंगे कॉपी तो समझ में आ जाएगा उसने आप उनसे। आज क्यों बहुत से विरोध के लोगों का मुंह क्यों बंद? चार्जशीट सबमिट होने के बाद क्यों नहीं लोग सोशल मीडिया पे ये अब डाल रहे हैं कि हाँ कंपनी ने 80,000 का गबन कर लिया, ये सबूत आ गया, कंपनी ने विदेश में जमीन ले ली, ये सबूत आ गया। क्यों नहीं कर रहे हैं? जो पहले क्या करते थे, जाता था ग्रुपों में, लोग लिखते थे, गालियां लिखते थे, अपशब्द लिखते थे, कम पैसा लेकर भाग गई कंपनी, तो अब क्यों नहीं वो कर रही इस बात को? तो फाइनल चीज, आरोप पे ही देश चलाएंगे, आरोप पे ही मतलब कस्टमर को करेंगे, कोई चीज स्थापित नहीं हुई है, कैसे मतलब? अब सर कस्टमर की समझ में आ गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, कस्टमर बहुत बार दोहन किया गया तो अब वो बिल्कुल कहीं कुछ देने को तैयार नहीं है। और वो अब खड़ा हुआ है कि और एक अडिग निर्णय कस्टमर ने ले लिया है कि उसे चाहिए। और रही बात, जब जमीनें कस्टमर को रजिस्ट्री कर दी गई है तो उन जमीनों पर कस्टमर का अधिकार है, ना कि कंपनी का। तो जब कस्टमर का अधिकार है तो आखिर उन जमीनों पर जाने में कस्टमर को क्या हर्ज है? अब आज हमें फोन आए हैं कई लोगों के कि मैम क्या सीजर की क्या स्थिति है। तो सर हम चाहेंगे आप थोड़ा सा इस मामले पर भी नजर डालें। देखिए, ऐसा कि मेरी जिनसे बात हुई थी, जिन लॉयर से, जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि देखो मैंने अपने मुकदमे की उसके लिए किया था, जी तो उन्होंने मुझसे बोला कि देखो तुम्हारा मुकदमा जैसे चल रहा है चलने दो, वो चल ही रहा है, उसमें इंक्वायरी जांच जो हो रहा है, चार्जशीट वगैरह पढ़ने के बाद भी समझ में आ रहा है कि जिस दिन ट्रायल शुरू होगा उस दिन कैसे गिरता है केस। ये लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, तो बात है जो कस्टमर की रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं उन्हें कर्जा क्यों नहीं दे रहे हो? तो हमने बताया कि हमारे जो केस चल रहे हैं साइटों को जाने, बोले कि नहीं कस्टमर तो पूरी तरह से ऑथराइज है कि भाई उसने पैसा दे दिया, फ्री में तो तुमने रजिस्ट्री करी नहीं, उसको पैसा दे दिया, रजिस्ट्री करा दी तुमने उसको, तब तो कस्टमर पूरी तरह ऑथराइज है। तो हमने उस समय बोला ये कि उसमें कुछ जमीनें ऐसी हैं, कुछ जगहों पे ऐसा है जहाँ सीजर का बोले कि मतलब अथॉरिटी ही नहीं है किसी तरह से इसको, एजेंसी को, कि अगर कोई जमीन आपने किसी को रजिस्ट्री कर दी है और इंक्वायरी से पहले कस्टमर ने पैसा दिया हुआ है, तो ये कहीं से बनता ही नहीं। कस्टमर को अपने आप तभी स्टार्ट करना, कस्टमर को बोलिए, कस्टमर अपनी जमीन पे जाए, पोजीशन ले, नहीं मिलता है
तो ये पूरी तरीके से एक बना के एप्लीकेशन, जो मैं बोलता हूँ इसके लिए ड्राफ्टिंग के लिए, एक एप्लीकेशन बना करके कोर्ट में डाल दे जी, और कस्टमर के एप्लीकेशन के बिहाफ पर आप भी कोर्ट के अंदर पैरवी करें जी, इस चीज को लेकर कि भाई हम इनको कब्जा दे सकते हैं, ये देखिए ये अपनी जमीन के सत्यापन करके आए, ये तैयार है उसके लिए, और ये सबसे बड़ी पावर बनेगी आपकी, सबसे बड़ी ताकत बनेगी आपकी। और जाहिर सी बात, जिस कस्टमर को उसकी जमीन मिल रही है उसको क्या फायदा, उससे क्या लेना देना लड़ाई झगड़े से, भाई उसको इस विवाद से क्या मतलब है। वो अपना रजिस्ट्री करा चुका है और उसको पोजेसन मिल चुका है, और हमको तो लग रहा है कि जिन कस्टमर को पोजेसन दे दिया गया और रजिस्ट्री नहीं हुई थी, ऐसे लोगों को भी जो है खड़े होकर के जाकर के अपनी चीजों को देखना चाहिए कि हमें यहाँ पोजेसन दिया गया था और यहाँ पर ऐसा तो नहीं किसी और ने कब्जा कर रखा है। बेशक ये होना भी चाहिए। हाँ, उसको देखना भाई कंपनी चाहिए। 2013, 14, 15, 16, 17, 18 में अगर हमने आपको कब्जा दे दिया, आपकी जमीन है, अब अगर किसी और ने वहां पर कब्जा ले लिया तो उसने अपराध किया। और एक बात और बताएं, तैयारी आप भी कर लीजिए, और कई कस्टमर के साथ मैं करवाऊंगा, कई लोगों के ऊपर इस मामले में भू माफिया एक्ट के तहत मुकदमा होगा, जिन्होंने ऐसी जमीनों को कब्जा किया होगा जहां पे उनका कोई बनता नहीं, जहां से उनका कोई है नहीं, और जो कंपनी ने नहीं दिया। तो अगर हमने भी FIR करी, कस्टमर ने भी FIR करी, कस्टमर ने भी एप्लीकेशन डाली, और जांच पाया गया ना, तो हम रिकमेंड करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ में भू माफिया एक्ट के तहत मुकदमा किया जाए। और होगा, अब होगा, इसलिए होगा क्योंकि इतने साल तक एजेंसी को, पुलिस वालों को, कोर्ट को ऐसे मतलब बरगलाया गया है। तो अब अगर वो बरगलाने का निकल कर क्या, नहीं ये गलत था, और अब कोर्ट के सामने रियल की सच्चाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है फिर जो चार्जेस बनेंगे ना, क्यों खाली इसलिए नहीं बनेगा चार्ज कि आपने वहां कब्जा क्यों कर लिया। चार्ज ये बनेगा कि सोची समझी साजिश के तहत कंपनी को बदनाम करके, एजेंसीज को बरगला करके, कोर्ट के धूल, आंखों में धूल झोंक करके, ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत ये इन लोगों ने किया है। तो ये सारे सारे जो होते हैं, ये गैंगस्टर एक्ट या उसमें भू माफिया उसमें ये आते हैं और ये आएंगे। और आप देखिएगा ऐसे हमारे कई प्रेसिडेंट होंगे जो इसे फंसेंगे न देंगे, क्योंकि जब कस्टमर को, जिस कस्टमर का होगा ये मामला, उसकी जमीन जब छीनी जाएगी, उसकी जमीन से वो की जाएगी, या पोजीशन जो लिया है गलत वो तोड़ा जाएगा, तो जब वो बयान देगा ना कि हाँ फला फला ने हमको, जैसे आज ही एक बंदे ने बातचीत में नाम लिया कि हम गए वहां पर, तो अभिषेक के पास उस समय जमीन थी, तो अभिषेक ने ये कह दिया कि नहीं आपकी जमीन वहां आती है। ये हमने नहीं कहा कभी कि हाँ किसकी जमीन कहाँ आती है, लेकिन इस बात का सबसे बड़ा ये होता है कि कस्टमर गया अपनी जमीन लेने, उसकी जमीन उसको ना दे करके उसको अगर ये बताया जा रहा है कि जमीन कहीं और है, आप वहां जाइए, तो एक तरह से असंतोष का वो होता है ये कि इस हालात में कंपनी के ऊपर इस सब चीजें चल रही हैं, तो एक कस्टमर में संतोष आता है। ये तो उस कस्टमर की अच्छा, उसने FIR नहीं करी, इसलिए FIR बढ़ती है। और कानून ये लोग जानते नहीं है। इवन अगर मैं भी इतनी बात कानून करता हूँ, बहुत से कानून मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि अभी ये कानून जब मैंने जाना, और ऑलरेडी पहले से था तो ध्यान नहीं आया मुझे कि हमारे ऊपर केस है, अभी हमारे ऊपर आरोप लगे हैं, हमारे आरोपों को अभी साबित नहीं किया गया है कि हमारा साबित, हाँ FIR दर FIR होती चली जा रही थी, इसलिए हमारे लोग काम करना बंद कर दिए थे। लास्ट बहस में जज साहब ने कहा भी था कि आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है। हाँ, ये मैंने आज जो है बताया इस चीज को। और ये सबसे बड़ी वो थी कि अगर एक जज के कोर्ट में जहां पर केस गया है, अगर वहां पे एक जज साहब ने ये बात खुद कह दी कि आरोप लगा है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, रिपोर्ट आई कि नहीं उन्होंने खुद पूछा, इसका मतलब उनके दिमाग में बात आ चुकी है ये कि ये सिर्फ आरोप थे, अभी इससे कुछ साबित हुआ नहीं है, तो ऑलरेडी आप समझिए 90% केस जीत चुके हम। और अब अगर हम चाहें अपना ऑपरेशन वो करना, उसी कोर्ट में अगर हम डालते हैं कि मिलॉर्ड हम पे लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन हमें काम से रोक दिया गया है, तो पूछेंगे ना किसने काम से रोका है। तो भाई हमारे ऊपर FIR कराई जा रही है गलत, हमारे लोगों को, जो लोग काम करने आ रहे हैं उनको पर FIR कराई जा रही है, लोगों को इस तरह से, न जाने कितने ऐसे लोग रहे हैं जिन लोगों का कोई दोष नहीं था, उन्हें जेल डाल दिया गया है। ये सब तो आएगी कहानी सारी सारी जब ये अच्छा चलिए, खैर आपके सवाल का जवाब था। आपका सवाल ये था कि सीजर किससे, तो सबसे पहली बात ये मान चलिए कस्टमर अपनी जमीन देखने जा रहा है, शाइन सिटी की जमीन को सीज किया गया है, कस्टमर जमीन सीज नहीं किया गया है। और अगर वो जमीन जो शाइन सिटी की थी, कस्टमर नाम रजिस्ट्री हो गई है, और वहाँ किसी प्रकार से अगर ये लगा हुआ है कि नहीं शाइन सिटी नाम सीज किया गया, तो कस्टमर इस पर बिल्कुल दावा ठोक सकता है कि भाई ये जमीन तो हमारी है,
ये पैसा हमने दिया, हमने रजिस्ट्री कराई है और रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट साथ कोर्ट में खाली हम लोग लगवा देंगे और कोर्ट के सामने ये बात कह देंगे, मिलॉर्ड देखिए हमने जिस जमीनों को बेचकर उनको कब्जा दे दिया था उससे भी एजेंसी के द्वारा इस तरह से अगर किया गया है तो अब बताइए एफआईआर संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी हमारे ऊपर, इन्हें किया जा सकता है। तो और बड़ा आसान हो जाएगा इन सब मामलों से, कोर्ट बहुत पॉजिटिव हो जाएगी कि इस पूरे इस प्रकरण में सिर्फ और सिर्फ खेल किया गया। तो ये बहुत अच्छा भी होगा कि अगर कहीं पर किसी ने ये लगा रखा होगा, ठीक है, कि सीज है जमीन या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ बता रहा होगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये तो हमें डबल ताकत दे देगा। कोर्ट में ये बात साबित करने के लिए बहुत काफी होगा कि एक डॉक्यूमेंट जो किसी और के नाम पर 2014, 15, 16, 17, 18 का है और उस डॉक्यूमेंट से हम रजिस्ट्री कर चुके हैं कि हाँ ये इनकी रजिस्ट्री है और उसी जमीन को 2020, 21, 22 में किसी मतलब एजेंसी ने दिखा दी कि नहीं है इस चीज कर दी और हमने यहाँ ट्रांजेक्शन दिखा दिया, तो अपने आप ही केस गिर जाएगा। मतलब ऐसे हम कम से कम कुछ नहीं, अगर कर दिया है जहाँ पर वहाँ कस्टमर की जमीन है तो आप ये मान चलिए कि आप ये केस 110% जीत चुके। कस्टमर की जमीन को कोर्ट खुद भेज करके कब्जा दिलवाएगी, जमीनें कस्टमर की, और जो जमीनें अभी नहीं दी गई कस्टमर को उनमें भी पैसा कस्टमर का। हाँ हाँ, मैं तो अपने नजरिए से ये समझ पा रही हूँ कि सारी चीजें तो निवेशकों की ही है क्योंकि पैसा निवेशकों का है, और फिर इतनी ज्यादा उलझने बढ़ाई जा रही हैं, रोज रोज बढ़ाई जा रही हैं, आखिर क्या निकलेगा इससे और एंड में मिलेगा ही कस्टमर को। नहीं इस बार देखिए जो बहस होगी ना शिशुमन, 2 से 3 वकील हमारे खड़े होंगे कंपनी की तरफ से अलग अलग टॉपिक पर, और बहुत कायदे से कि एक तरफ 500 लोग, एक तरफ 50,000 लोग, 500 लोगों ने मिलकर एफआईआर करके 50,000 लोगों का रास्ता रोक दिया और उन 500 लोगों को हथियार बना करके 50 लोगों ने अपनी कोठियां खड़ी कर दी है। तो ये जो आप कह रही है ना कि हकीकत ये लाइन ये बात कही जाएगी कि पैसा कस्टमर का, जमीन कस्टमर की, और उसका हक बनता है सारी चीजें। लोग यहाँ पर उन्हें उलझा के बैठे हुए हैं और कस्टमर अब तक जो चीज नहीं समझ पाया था, अब जैसे आज ही हमने गौरव वर्मा की रिकॉर्डिंग डाली, सुना होगा आपने, और इससे पहले मैंने आशीष की रिकॉर्डिंग डाली थी। ये दोनों कस्टमर है, एक तरफ मान लेते कस्टमर ही मान लेते इनको, ठीक है। फिलहाल ये लाभ के पद पे थे, इनका कहीं बनता भी नहीं है, लेकिन अगर हम इनके खिलाफ में अगर जाएंगे ये डालने के लिए कि भाई ये लाभ के पद थे कब से कस्टमर हो गई है, तो अपने आप जो है इनका केस गिरता है। लेकिन एक बात ये कहते हैं कि कस्टमर है, इन्होंने लॉयर रख किया और इनको ये नहीं पता कि इनके लॉयर कर क्या रहे हैं और उनसे कैसे बात करनी चाहिए, उन्हें ये भी नहीं पता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कस्टमर को नहीं मालूम था, और अब अगर ये सब संगठित हो जाएं, एसोसिएट, कस्टमर, कंपनी सब संगठित हो जाएं तो सारा काम भी हो जाएगा। और काम होने के साथ साथ में बहुत, देखिए इसको ऐसे लीजिए आप ये मान चलिए कि 50% से ज्यादा लाइबिलिटी, जो रियल लाइबिलिटी में, जो रियल की लाइबिलिटी बात करूं मैं, 50% ज्यादा लाइबिलिटी जो कंपनी के ऊपर है उसको एसोसिएट ने बहुत से ऐसे जिन्होंने अपने पास से खत्म भी किया है, बहुत लोगों ने काफी खत्म किया है। हाँ, बहुत लोगों ने खत्म हाँ। किया ऐसा। तो अगर हम कुछ भी मान लें कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी निकलती है तो 50% लाइबिलिटी तो ऑलरेडी सेटल डाउन है ना, कहीं पे मैटर नहीं है, ठीक। अगर वो दोबारा उनका रिकॉर्ड आता है, उनका नाम आता है, तो वो अगर ये बोलते हैं कि भाई हमारी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, ये भी एक अच्छे कॉज में जाता है। मैं इसीलिए एसोसिएट से कहता हूँ अगर आपने किसी की लाइबिलिटी खत्म करी है तो आप मुझे रिकॉर्ड दीजिए, वो सबसे पहले कंपनी पर वो बोझ तुरंत जो है वो खत्म है। वो एसोसिएट अगर किया है तो एसोसिएट बड़े आराम से उसके लिए तैयार है कि भाई हमें जब चाहे तब दे, में कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद बच जाती है 50% से ऊपर की जो फ्री लाइबिलिटी बचती है, उनमें भी 50% प्लॉट है, वो भी बड़े आराम से हम लोग दे सकते हैं। उसका प्लॉट बचेगा, जमीन बचेगी हमारी। अब इसके बाद बच जाता है पेमेंट वाला, जितने का पेमेंट के निकल के आएगा उससे 4 गुना पेमेंट वाला मौजूद है। तो बचता है कि कहाँ पे लड़ाई है। बात तो तब होती है ना कि जब हम ये कहते हैं कि हाँ हमें मौका दीजिए, हम काम करेंगे, हम पैसे लाएंगे, हम कुछ जरूर, तब हम बात होती। अब जैसे एक वकील साहब आपसे बात कर रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य ताज्जुब हुआ, बहुत पहले की शायद आपको याद आए, कि दुबई में स्टॉक एक्सचेंज की कोई गारंटी वो दे दें। अरे भाई मेरे, मैं बैंक लोन थोड़े ले रखा है कि स्टॉक एक्सचेंज गारंटी लोगे। वो मुझे मतलब हंसी आती इस चीज को। ऐसे ऐसे लॉजिक दिया है लोगों ने ना कस्टमर को, ऐसे ऐसे लॉजिक दिया कि पूछो मत। अब हमारे कस्टमर भी बेचारे, अभी जिनसे बातचीत हो रही है, तो हम रिट वालों की बात करेंगे, उनके सभी वकीलों ने उनको ऐसे ऐसे लॉजिक से रोका हुआ था, पूछिए मत। कि कुछ ने ये कहा था कि जब वो आएंगे तभी पैसा मिलेगा, क्यों आएंगे तो साइन करेंगे चेक पे तब पैसा मिलेगा। कस्टमर मान लिया कि हाँ भाई वो तो भाग गए हैं,
आएंगे नहीं पैसा कैसे मिलेगा, तुम क्या आने तक रुका जाए। अब आ ही नहीं रहे, तो जब आ नहीं, अगर मैं चुप रहूंगा तो उनकी बात सही साबित होगी, भाई सर बंदा गायब सर हो गया है। सर एक बात मैं कहूं आपसे, एक सरकारी एम्प्लॉय लोन लेने जाता है बैंक को, हम्म, तो उसको अन्य 2 सरकारी एम्प्लॉय की गारंटी देनी पड़ती है, हम्म, उनकी सैलरी स्लिप वगैरह भी लगती है। और उसके बाद में जिसने लोन लिया है, अगर वो लोन नहीं भर पाता है तो जो 2 गारंटर थे उनकी तनख्वाह रोक दी जाती है, इस वजह से कि आपने गारंटी ली है, वो लोन नहीं भर रहा है, तो आप जो है या तो उससे कहिए वो लोन चुकाए, या आपकी तनख्वाह से लोन काटा जाए, आपने गारंटी ली है। तो यहाँ पर तो ये बात हमारी समझी में नहीं आई कि जब एक लोग यहाँ हैं और वो गारंटी ले रहे हैं और लिख कर के बार बार 3 सप्लीमेंट्री डाली गई हैं, वो लिख कर के दे रहे हैं कि हम देने को तैयार हैं, तो फिर ये बात कहाँ से आती है? ये तो आपको, आप समझदार, आपको समझना है ना। आपकी सबसे अच्छी खासियत क्या पता है जी। आप किसी ऐसे वकील के चक्कर नहीं आई जो वकील खाली साइंस सिटी के त्रासदी को आपदा में अवसर तराशा हो। ये सबसे बड़ी खूबसूरती आपकी रही कि आप ऐसे किसी वकील चक्कर नहीं आई, क्योंकि आपने एक चीज और देखी होगी, बहुत शुरू से अगर किसी ने कुछ कहा है मुझसे तो मैंने अपने वकील से, जो हमारे वकील हाईकोर्ट में भी बैठते हैं, मतलब हमारे जो फैमिली वकील हैं और हरदोई भी बैठते हैं, मैं समय समय पर उनकी एडवाइस भी लेती हूँ, और एडवाइस कई बार हमने आपको भेजी भी है कि ये ऐसे उसने कहा तो मैंने इसमें पूछा तो ऐसे ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो अगर किसी इंसान को जागरूकता लानी है तो एडवाइस लेना आवश्यक है। और हमारे जो हमारे फैमिली लॉयर हैं, वो शुरू से अब तक वही हमारे फैमिली लॉयर हैं। मैं कभी अपने लॉयर भी नहीं चेंज करती हूँ, और मैं जाऊं या ना जाऊं, सिर्फ फोन से अगर मैंने फोन किया है तो फोन पर ही सारी बात बता देंगे। तो ये बहुत जरूरी नहीं है कि आदमी जिस व्यवसाय को करता है अगर उसमें पारदर्शिता लाए और ईमानदारी से काम करे, तो सर ईमानदारी से किया गया काम बहुत ही अच्छा होता है। हमने ये देखा, एक महिला आज जूम मीटिंग में आपसे कह रही थी कि मर के सबको ऊपर जाना है। जाना तो सर सभी को ऊपर है, मैं ये नहीं कहती हूँ किसी को यहाँ रहना है, लेकिन अपने अच्छे और बुरे किए हुए कर्मों का परिणाम यही भुगतना पड़ेगा। मैंने उन लोगों को रोते हुए देखा है जिनकी बेटियां शादी करने को बैठी हैं। उन लोगों को रात रात 12 बजे तक फोन करते हुए मैंने खुद को देखा है। मुझे कॉल करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। मैंने उन लोगों की परेशानी देखी है जो बीमारी के दवा लेने की वजह से झेल रहे हैं। क्या किसी को ये दिखता नहीं है क्या? कितनी बद्दुआ लगेंगी लोगों को जो ऐसे लोगों का रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कितना कह नहीं सकती हूँ। और एंड समय जब उनके जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, इतने लोगों की बद्दुआ ली है, मरने से पहले सर भुगताएगा भगवान यही। तो ऐसा नहीं है कि इंसान की फितरत ऐसी नहीं होनी चाहिए। व्यवसाय को व्यवसाय के रूप में ही लेना चाहिए। और मेरी ये अच्छाई है कि मैं अपने लॉयर से एडवाइस जरूर ले लेती हूँ, तभी मुझे कोई कुछ कहे मैं सबकी सुनूंगी, लेकिन एडवाइस उस बारे में अपने लॉयर से जरूर लेती हूँ मैं। आपने ये सुना है, ऐसे भी केस सामने आए हैं जहां पर भाई ने अपनी बहन के घर जहां शादी हो गई थी वहां पर जमीन दिलवाया, कंपनी भाग गई, या ये होगी इस अफवाह को सुनने के बाद कि भाई ने उसके पैसा डुबा दिया। भाई की गलती की वजह से बेटी, जिसके 2 बच्चे, 1 बच्चे, उन्हें ला करके ससुराल वाले छोड़ गए घर पे कि जब पैसा आ जाएगा तब अपनी बहन को या अपने बेटी को भेजना। उस बाप उस माँ से पूछिए। मैंने ये भी देखा है जहां पर बाप ने अपने दामाद को जमीन बेची साइंस सिटी में काम करते हुए कि बहुत अच्छी कंपनी है, कुछ पैसा कर लो, या ससुराल में अपनी बेटी ससुराल में बेचा है। जरा इस चीज को फील करिए आप। और जब ये हो गया तो उसकी बेटी को ससुराल में सुनना पड़ा कि तुम्हारा बाप ऐसा था वैसा था, और उसको लाके पहुंचा दिया गया। एक दुख तो ये होता ही है कि जो भाई किसी के बच्चे की शादी ना हो पाए,
लेकिन ऐसे करीब 4 से 5 केस हमारे सामने आए कि जहां पर जिन बच्चियों की शादियां हो भी गई और ऐसा मामला जो हुआ, ऐसी चीजें हुई और उनको जो है लाकर घर पहुंचा दिया गया। मतलब ऐसी ऐसी तकलीफें, ऐसे दर्द है ना। एक केस और भूल रहे हैं, जिसको उसके फादर से बात की थी मैंने, दामाद के ऊपर एफआईआर लिखाने जा रहे थे। हाँ तो बेटी ने फोन किया था कि आप मेरे पिताजी का नंबर दे रही हूँ, पिताजी से बात कर लीजिए मेरे, न एफआईआर अरे लिखा छोड़िए, देंगे। जी सर। एक और बताएं आपको, ये जो बता रहे हो, एक तो बहुत खास लड़का है, नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत 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 खास लड़का है। उसने अपनी ससुराल में अपने साले का और अपने ससुर का पैसा इन्वेस्ट कराया। 2 बच्चे उसके हैं, बड़े हैं, समझ गए। जी। और इस चक्कर में कंपनी चली गई। उस लड़के को जेल भी हुई, लड़का जेल भी काट करके आया और बहुत वैसा लॉयल लड़का है, बहुत वैसा। जेल भी गया। जेल से जब वापस आया, बाहर आया, उसके घर में उसने अपने चाचा को, अपने बड़े पापा को, सबका इन्वेस्ट कराया था और अपने ससुर और साले का भी कराया था। अभी त्योहार में, होली में, मतलब सालों के बाद, पहले उसकी बीवी जा नहीं रही थी कि वहाँ बार ताने हो रहे थे। वो बेचारी इसलिए गई कि मैं जा रही हूँ और जा करके वहाँ पर मिल करके जो है घर वालों से आऊँ, त्योहार है, 2-3 साल से गए नहीं है। यकीन जानिए, मतलब उस लड़के ने मुझे भेजा, रिकॉर्डिंग भेजा है पूरा बाकायदा। उसकी बीवी को उसके साले ने मारा, हाथ उठाया, घर के बाहर निकाल दिया, हाथ पकड़ के मरोड़ करके कि निकल जाओ, तुम्हारे आदमी ने जो ये किया हुआ। सगे भाई ने अपनी सगी बहन को, जो कि ससुराल से मायके 2 साल 3 साल के बाद आई, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अगर जाओ, भाग जाओ यहाँ से, आना मत। क्या करने के लिए आए हो? सगे भाई ने, सगे बाप ने, मतलब के रहते हुए सगे बाप के सामने घर से बहन को निकाला है। और बच्चे की उम्र मतलब 7-8 साल के बच्चे हैं उसके जो है। वो गई थी अपने भाई, अपने बाप की मोहब्बत में कि हम जा रहे हैं, त्योहार है, फेस्टिवल है, उसमें जो है ये घटनाएं घटी हैं। और बता दें, ये हमारे यहाँ के एक ऐसे पोजीशन पे लड़के के साथ घटी है जो अच्छे पोजीशन पे था और कंपनी के खिलाफ आज तक नहीं गया लड़का। वो उसने मुझे भेजा रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमें हर तरह से जब भी कोई होता है तो हमसे बात करता था, तो उसने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी और मुझे भेजा वो नंबर कि एक बार सर आप बात कर लीजिए और बात करके पूछिए कि हमारी बीवी क्या कसूर था, क्यों अपनी बेटी को उन्होंने किया, क्यों ऐसा किया। मतलब वो हमसे कह रहा बात करेंगे, हमारी हिम्मत ना पड़ी बात करने की। क्योंकि जब एक भाई या तो इस हद तक टूट चुका है तो इस हद तक गिर चुका है, दो में से एक ही चीज है। जो अपनी सगी बहन का नहीं हुआ इस पैसे के चक्कर में कि उसकी सगी बहन त्योहार में घर गई है और हाथ मोड़ करके अपनी सगी बहन घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ तो ससुराल के बेटियां पहुंचा जा रहे हैं। अब कहीं पर अगर ऐसा मामला हो जहाँ पैसा बेटी को बाहर निकाल दिया जा रहा है, तो सोच सकते हैं कि दुनिया में, मतलब ये इस साइंस सिटी के पूरे प्रकरण में लोगों ने क्या क्या तकलीफें देखी हैं। उस बेटी के दिल से पूछिए कि जो अपने हस्बैंड की, मतलब उस परिवार को पालने की उसने काम किया था, और कंपनी की नीयत खराब होती तो चलता, वो बेईमानी के चलता, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा। सगे बड़े पापा ने केस किया उसके ऊपर, बड़े बाप ने केस किया। अब समझते इस बात को, मतलब एक तो लोग होते खड़े होते हैं, हम तो बहुत दूर के हैं, बहुत दूर के हम आज खड़े हुए हैं। इस प्रकरण में यहाँ तक की चीजें हुई हैं। और अब जानती हैं, अगर अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ ये कोशिश करने गई थी कि मैं अपना केस कोर्ट में डाल दूं, लेकिन जब कस्टमर खड़े हो गए और उन्होंने अपना अपना दर्द बताया, तो उस दर्द से इतना मन प्रभावित हुआ और मैंने ये सोच लिया कि नहीं, मुझे लड़ना ही चाहिए, और मैं लड़ गई। पर क्या इन लोगों को दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है, भगवान जाने क्या है। और ऐसे पैसे से अगर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं तो क्या, अब आगे कह नहीं सकते हैं, हमारे पास शब्द नहीं है। खैर, और अगर आज भी सारे लोग खड़े हो जाएं एकजुट कि नहीं, कस्टमर की लायबिलिटी उतारनी है, सिर्फ एक एम, एक मुद्दा, एक लक्ष्य, और इस पूरे झंझट से बाहर जाना है, तो हम आपको बता रहे हैं 1 महीने के अंदर सारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। 15 क्योंकि जितने चुकाने के लिए आएंगे उतने ही पाने के लिए आएंगे। सारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। सिर्फ एकजुट होकर के एक बार ताकत लगाने की जरूरत है, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। और उसको जने कहां से कहां खींच कर ले जा रहे हैं। और वो बेचारे बाप रो रो करके बुरा हाल है कि जिनकी बेटियां बैठी हैं, शादी नहीं कर पा रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या बताया जाए, तमाशा लाइफ का बन गया सबकी। खैर छोड़ो सर, कहाँ इमोशन में चले गए।
इमोशन सच्चाई सुशी मैम, आप अच्छा, जब बोल रही हैं इन सब चीजों को ना। दूसरी बात ये है कि आज आपने मीटिंग में 7 तारीख की 9 की जगह 7 तारीख 7 की जगह 9 तारीख बोली है। एक्चुअली 9 तारीख ही था, वो रविवार के दिन होने से 9 तारीख ही था। जी मेरे दिमाग में जो चला गया था वो 7 तारीख ये लगा था कि शायद संडे 1 तारीख से की वजह से जो है, मैं छुट्टी पड़ी थी ना इसमें 30 तारीख को हमारे यहाँ पर, तो मैंने सोचा वो संडे छुट्टी काउंट कर 7 दिन मैंने जोड़ दिया था। तो ये 9 तारीख है, रविवार का दिन है 9 तारीख से। मैं क्रिएटिव डलवा दूंगा और सबको आप यही बताइए 9 तारीख का रविवार के दिन शाम को 3-4 बजे बाद लोग जमा हो वहाँ पर, जाएं अपनी जमीन पर, बिल्कुल जाके वहाँ पे देखें, देख जाकर चले जा रहे हैं तो भी, नहीं जा पा रहे हैं तो दर्द अपना बताएं, जाकर वकील बताएं, हमें कोर्ट के सामने बात डालनी है। और अब कोर्ट में आप ये मानिएगा कि जांच एजेंसियों की रिपोर्टें आने के बाद, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, उन्होंने भी इसको पढ़ा होगा, साइन करते हैं ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ऐसे नहीं मतलब जज के सामने जाता है कोई रिपोर्ट, जितना भी डिटेल, जितनी भी जांच होएगी वो सारी जांच सबसे पहले जाती है गवर्नमेंट एडवोकेट के उसमें चैम्बर में, वो उसे देखते हैं, साइन उस पर करते हैं, और साइन करने के बाद उसकी एक समरी बना, एक रिपोर्ट बनाते हैं, फिर उस रिपोर्ट पर बात होती है, पूरा पोथी नहीं लिखा, फिर उस रिपोर्ट बात होती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए जज साहब को पहले ही ये चीज ब्रीफ हो जाता है कि इस केस की कहाँ से क्या नौयत जा रही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस मामले में कि ये बात कोर्ट के संज्ञान में आ चुकी है कि ये सारे जो आरोप लगाए गए थे, इस आरोप में कुछ सत्यता पाई नहीं गई है कहीं पे। और बाकायदा आपको ये बता दूं कि शाइन सिटी ऐसे नहीं निकलेगी, शाइन सिटी एक मिसाल कायम करके निकलेगी कि ब्लैकमेलिंग के लिए इस कंपनी को 4 साल तक उलझाकर ब्लैकमेल किया गया, ये निकल करके आएगी। और लड़ेगा हम तब तक जब तक हम ये साबित न करें, ये भी बता दें आपको, जब तक इसको साबित ना कर देंगे कि हाँ ब्लैकमेलिंग की वजह से किया गया है। कस्टमर की लायबिलिटी उतरने के बाद में शाइन सिटी की लड़ाई चलेगी, लेकिन पहले चरण में अब की बार तो कस्टमर ने मन बनाया है कि लंच टाइम में या किसी टाइम में 15-20 कस्टमर जो है मिलकर के जज साहब से अनुरोध करेंगे। बहुत अच्छा रहेगा कि मैं तो मतलब जी सर, चीजें होती हैं, बहुत अच्छा रहेगा। जज साहब से अनुरोध करेंगे, और खासकर वो लोग जा रहे हैं